वेलकम। तो आपका स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पे। तो हम लोग इस वीडियो में देखेंगे आज कक्षा 10वां का सेट नंबर 2 जो मॉडल सेट जैक बोर्ड द्वारा रिलीज़ किया गया है उसका, ठीक है। आपका सब्जेक्ट वो विज्ञान है। तो चलिए हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उससे पहले अगर चैनल पे आप न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि यदि किसी उत्तल दर्पण की फोकस दूरी एफ है तो वक्रता त्रिज्या आर हो तो क्या इसका संबंध क्या होगा। तो इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, ठीक है। एफ बराबर आर बटे 2 होगा। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है, तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए यहाँ पे कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब क्या होता है। तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब वास्तविक होता है, ठीक है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन हम लोग आप देख सकते हैं यहाँ पे कि क्वेश्चन कहता है कि वाहन के पश्य दृश्य दर्पण के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो वाहन के पीछे देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है। तो मिट्टी का प्रयोग नहीं किया जाता है। काल्पनिक प्रतिबिंब होता है तो काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा होता है, ठीक है। काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर आप 7 देखिए कि यदि एफ का मान 12 सेंटीमीटर है तो आर का मान क्या होगा। तो यदि आपके पास एफ बराबर 12 सेंटीमीटर दिया हुआ, ठीक है। अगर 12 दिया हुआ है तो आर बराबर क्या होगा, इसका 2 गुना 24 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, वाहन के अग्रदीप के में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। वाहन के अग्रदीप में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अवतल लेंस के सामने रखी वस्तु का प्रतिबिंब सदैव होता है। तो अवतल दर्पण के सामने रखे प्रतिबिंब अवतल लेंस के सामने रखे प्रतिबिंब का जो स्थिति होता है वो सदैव आभासी एवं सीधा होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ये आपका सही हो जाएगा। डायोप्टर मात्रक है किसका, डायोप्टर किसका मात्रक है। तो लेंस शक्ति का, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन आप देखिए कि 11 नंबर क्वेश्चन में है कि 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर है तो 2D लेंस का जो है उसका फोकसांतर क्या होगा। तो उसका फोकसांतर 50 सेंटीमीटर है, बराबर 50 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर आपका डी आपका सही हो जाएगा। आंख के रंगीन भाग को क्या कहते हैं। तो आंख के रंगीन भाग को परितारिका कहा जाता है, ठीक है। परितारिका कहते हैं। मानव नेत्र, क्वेश्चन नंबर 13 ध्यान से देखिएगा कि मानव नेत्र के जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है उसे क्या कहते हैं। तो उसको दृष्टिपटल कहा जाता है, ठीक है। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देखें कि दिए गए समीकरण में कौन सी रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। तो इसमें बताइए कि कौन सी रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, ठीक है। तो इसमें से देखिए क्या है कि एक पदार्थ एकल पदार्थ अकेले है, ठीक है, एक साइड में ये टूटकर 2 या 2 से अधिक भागों में विभक्त हो रहा है। मतलब क्या है कि वियोजन अभिक्रिया हो रहा है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 का आप ध्यान से देखिए कि क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण संतुलित है। संतुलित कौन सा है उसको आप देखना है, बताना है, ठीक है। तो देखिए इसमें से सबसे पहले तो पहला में इधर N2 है, इधर N1 है, पहला तो नहीं होगा। दूसरा देखिए इधर 4L है, इधर 2, इधर भी 4L है, ठीक है, क्लियर। इधर लेकिन 4 वो है, इधर 3 वो है, 6 वो हो गया, ये भी आपका नहीं होगा। इसमें 2 CU, इसमें एक ही CU, ये भी नहीं होगा। चलिए डी नंबर देखिए कि ZN1 CU1 S1 और 4 चलिए ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखिए कि दिए गए समीकरण में किस पदार्थ का उपचयन तथा अपचयन हो रहा है। तो इसमें से देखिए कि किस पदार्थ का उपचयन और अपचयन हो रहा है। तो थोड़ा आप देखिएगा, हाँ अब देखिए यहाँ पे ऑप्शन 4 दिया हुआ है। तो इसमें ऑक्सीजन का कार्बन डाइऑक्साइड का उपचयन हो रहा है और सीसा जो है उसका अपचयन हो रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 17 में क्या कहता है, विकृत गंधिता कौन सी विकृत गंधिता कौन सी अभिक्रिया के कारण होता है। तो विकृत गंधिता जो होता है किस अभिक्रिया के कारण होता है वो बताना है आपको। तो चलिए हम लोग जान लेते हैं कि उपचयन अभिक्रिया के कारण ही होता है। ऑप्शन नंबर ये आपका सही हो जाएगा। चलिए चूने से सफ़ेद करते समय चूना में पानी डालने पर ऊष्मा निकलती है, इसमें कौन सी अभिक्रिया होती है। जब चूना में पानी आप डालेंगे तो क्या होगा कि उससे एक अभिक्रिया मतलब कि ऊष्मा निकलती है, ठीक है। और उसमें कौन सी अभिक्रिया होती है। तो ऊष्मा बाहर निकल रही है, मतलब ऊष्मा छेप रही है, ठीक है, बाहर हो रही है और वो जुड़ रही है, ठीक है। तो वो संयोजन हो जाएगा, ऊष्मा छेपी संयोजन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आप देखिए आप 19, लोहे के कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डालने पर कॉपर सल्फेट के विलयन का रंग धूसरा हो जाता है। इस प्रक्रिया में कौन सा अभिक्रिया हो रहा है। तो इस प्रक्रिया में जो आपका अभिक्रिया हो रहा है इसमें विस्थापन अभिक्रिया हो जा रहा है, ठीक है, विस्थापन अभिक्रिया हो रहा है। निम्नलिखित में कौन सा प्राकृतिक सूचक है। तो निम्नलिखित में प्राकृतिक सूचक यहाँ पे दिया हुआ है 4 ऑप्शन, इसमें से कौन सा सही हो जाएगा। इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लिटमस,
ठीक है। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से किसी पदार्थ को लिटमस पत्र डालने पर वह लाल नहीं हो जाएगा। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है, उसको किसको मतलब कि डालेंगे लिटमस पत्र के ऊपर तो वो लाल नहीं होगा, तो ये आपका हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन, ठीक है। जब इसको डालेंगे तो आपका लाल लिटमस पत्र नहीं होगा। दिए गए किसी लवण में क्रिस्टलीकरण का जल मौजूद है, तो क्रिस्टलीकरण का जल देखिए इसमें साफ दिख जा रहा है आपको, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर आप 23 देखिए कि अग्निशामक अंतर में किस लवण का प्रयोग किया जाता है। तो अग्निशामक में जो लवण का प्रयोग किया जाता है वो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, ठीक है, सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट, ठीक है, ये आपका सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आप 24 देखिए। 24 में दिया हुआ है कि जल की अनुपस्थिति में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अपना अम्लीय गुण प्रदर्शित नहीं करता है, क्यों? तो क्यों नहीं प्रदर्शित करता है? क्योंकि उसमें हाइड्रोजन आयन की उपस्थिति नहीं होती है, इसलिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 25 नंबर क्वेश्चन, इसको ध्यान से आप पढ़िएगा, ठीक है। अब देखिए पढ़ने के बाद आपको पता चलेगा कि यहाँ पे है कि ABCD का pH मान क्रमशः 2, 7, 10, 14 है। तो पदार्थ में कौन अम्ल है? तो अम्ल है, तो हम लोग जानते हैं कि अम्ल का pH मान आपका जो है 6 तक होता है, 6.9 के बीच तक, है ना। 7 आता तो उदासीन हो जाता है। तो देखिए इसके बीच इधर पीछे कौन सा है, तो इधर आपका और 2 है ना, और 2 किसका, ये का है, तो ऑप्शन नंबर आपका ये सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 की ओर बढ़ते हैं। 26 में आपके दिए गए चित्र कौन सा अभिक्रिया हो रही है, इस चित्र में कौन सी अभिक्रिया हो रही है वो आपको बताना है। तो इसमें देखिए कि वियोजन अभिक्रिया हो रहा है, ठीक है, वियोजन अभिक्रिया हो रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर अब 27 की ओर बढ़ रहे हैं हम लोग। 27 देखिए कि शरीर में उत्पन्न हानिकारक अपशिष्ट पदार्थ का शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया किस जैव प्रक्रम के माध्यम से होता है? तो उत्सर्जन के माध्यम से होता है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण में होने वाली 28वां क्वेश्चन देख रहे हैं, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण में होने वाली ऑक्सीजन गैस किस यौगिक के टूटने के फलस्वरूप प्राप्त होता है? तो यहाँ पे दिया हुआ है ऑप्शन 4, इसमें से किसका टूटने से प्राप्त होता है? तो यहाँ पे जब इसको आप देखेंगे तो आपका इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, जल का अणु जो टूटेगा उसके बाद उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बनता है। अमीबा में किस प्रकार का पोषण होता है? तो अमीबा में तो प्राणी संभोजी पोषण होता है, ठीक है। चलिए लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो लार में जो एंजाइम पाया जाता है वो पेप्सिन एंजाइम पाया जाता है, ठीक। चलिए हम लोग आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31 क्या कहता है कि श्वसन प्रक्रिया में पाइरुवेट का कार्बन डाइऑक्साइड जल और ऊर्जा के विखंडन कहाँ होता है? तो इसका जो विखंडन होता है सभी का वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है आपका, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया। फिर है कि पौधे में जल तथा खनिज लवण का संवहन किसके द्वारा होता है? तो पौधे में जल तथा खनिज लवण का संवहन जो लेकर ढुलाई करता है वो जाइलम है, ठीक है। चलिए किसी समष्टि अथवा अस्तित्व किसी समष्टि अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए कौन सी प्रक्रिया आवश्यक है? तो उसका जनन बहुत आवश्यक है, ठीक है। चलिए आगे देखिए 34 नंबर क्वेश्चन है कि दिया हुआ है कि यहाँ पे एक चित्र दिखा रहा है कि दिए गए चित्र किस प्रकार के जनन को दर्शाता है? तो यहाँ पे दिया हुआ 4, तो इसमें दर्शाएगा आपका कि पुनरुद्ध भवन, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 देखिए। 35 में क्या है कि परागकण का एक पुष्प से दूसरे पुष्प पर स्थानांतरित होना क्या कहलाता है? तो परागकण का एक पुष्प से दूसरे पुष्प पर जाना क्या कहलाता है? परागन, ठीक है, परागन कहलाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। कहता है कि भ्रूण को मां के गर्भाशय की किस भाग से पोषण मिलता है? तो प्लेसेंटा से भ्रूण जो होते हैं मां के गर्भ में जो होते हैं उनको प्लेसेंटा के माध्यम से उसको भोजन या पोषण मिलता है, ठीक है। एक उत्तम ऊर्जा के स्रोत की क्या विशेषता है? तो एक उत्तम ऊर्जा स्रोत की क्या विशेषता है? तो वह तेजी से जलता हो, ये भी नहीं होगा। उसे स्वयं आग लग जाता है, ये भी नहीं होगा। और यहाँ पे है कि वह महंगी हो, ये भी नहीं होगा। तो इसमें देखिए कि प्रति एकांक द्रव्यमान अधिक कार्य करे, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। 38 देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है, 38, 39, 40। तो 38 में क्या कहता है कि पवन ऊर्जा का उपयोग करने के लिए पवन की
चाल कम से कम होनी चाहिए। तो जहाँ पे पवन ऊर्जा उत्पादित किया जाता है उसका चाल कम से कम, हवा की चाल वहाँ पे होना चाहिए 15 किलोमीटर पर घंटा। ऑप्शन नंबर ये आपका सही हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में कौन समाप्य ऊर्जा स्रोत है। तो कौन सा समाप्य ऊर्जा स्रोत है? समाप्त ऊर्जा स्रोत आपका कोयला समाप्त होने वाला है, लेकिन सौर ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा समाप्त नहीं होने वाला है। ठीक है, चलिए 40 नंबर क्वेश्चन को देखिए कि परागकोश में होते हैं, परागकोश में क्या होते हैं? तो परागकोश में परागकण होते हैं। ठीक है, तो हम लोग 40 का 40 क्वेश्चन हम लोग देख लिए। ठीक है, चलिए हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेकर। तब तक आपसे हम अलविदा लेते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को दबा कर रखिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिल सके। और हाँ, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को दोस्तों के पास जरूर शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, उसका भी भला होगा। चलिए वीडियो को आप समाप्त कर देते हैं। जय